हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो इस वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे 26 नवंबर के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी इंडियन एक्सप्रेस से, द हिंदू से, या फिर इसके अलावा भी अगर कोई मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी तो वो भी मैंने इसमें कवर की है। ठीक है। सो पहला जो हमारा न्यूज़ है वो है बायोगैस ब्लेंडिंग से रिलेटेड। अब इसमें क्या है कि जो हमारी सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने अनाउंस किया है कि इनके प्लान है कि कंप्रेस्ड बायोगैस जो होती है उसको ब्लेंड किया जाएगा नेचुरल गैस के साथ। ठीक है। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स to commence the blending of compressed biogas with the natural gas, and the mandatory phased introduction will start at 1% for use in automobiles and households from April 2025। अप्रैल 2025 से जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं, हाउस होल्ड्स वगैरह हैं, वहाँ पे उसका फेज्ड तरीके से फेज़ वाइज मैंडेटरी इंट्रोडक्शन किया जाएगा। 1% से स्टार्ट किया जाएगा, उसको धीरे धीरे बढ़ा के 5% कर दिया जाएगा बाय 2028 तक। अराउंड 5% तक ब्लेंडिंग मैंडेटरी हो जाएगी। ठीक है। अब इतना ही नहीं, जो सरकार है हमारे, उसका एम है कि 2027 तक जो एविएशन फ्यूल होता है उसमें भी इस ब्लेंडिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए। सो गवर्नमेंट ऑल्सो एम्स टू हैव 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इन एयरक्राफ्ट टर्बाइन बाय 2027, और इसको डबल किया जाएगा 2% तक बाय 2028। 2028 तक इसे डबल कर दिया जाएगा, 2% कर दिया जाएगा। एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल टारगेट्स इनिशियली जो अप्लाई होंगे वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर अप्लाई होंगे। और ये सारे स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं वो इसलिए लिए जा रहे हैं कि ताकि 2070 तक 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट अचीव किया जा सके। ये हमारा एक एम था जो कि हमने ग्लासगो समिट में सेट किया था, जो मीटिंग हुई थी UNFCCC की, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो उसमें हमने ये वाला टारगेट दिया था कि 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट अचीव करेंगे। उसी के लिए ये एक स्टेप उठाया जाएगा। ठीक है। और इतना ही नहीं, इससे होगा क्या ना कि हमारे यहाँ काफ़ी इम्पोर्ट्स होते हैं गैस से रिलेटेड। सो वो हमारे कम हो पाएंगे, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसको भी बूस्ट मिल पाएगा। सो इंडिया शिप्स इन अबाउट हाफ ऑफ इट्स ओवरऑल गैस कंजम्पशन। हमारी जितनी भी देश की जो गैस कंजम्पशन है उसका हाफ हम कहीं ना कहीं इम्पोर्ट करते हैं। इट एम्स टू बॉल्स्टर डोमेस्टिक डिमांड एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन नेचुरल गैस इम्पोर्ट्स। जो हमारे डिपेंडेंस है बाहर के देशों पे फॉर नेचुरल गैस, वो थोड़ी कम की जाएगी। एंड इट रिफ्लेक्ट्स कंट्रीज कमिटमेंट टू सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस। ऑफ कोर्स जब बायोगैस ब्लेंड की जाएगी तो वो कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल एक्शन है, हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। एंड it also aligns with efforts to enhance energy security by incorporating environment-friendly alternatives in the energy mix. So as I said कि हमारे लिए environment friendly भी होगा, ठीक है, और हमारे imports कम करेगा और हमारी energy security enhance करेगा। अब ये जो बायोगैस होती है ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है, तो इसमें जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है उसको ही बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट द बायोलॉजिकल वेस्ट इनटू यूजफुल बायोगैस। और राइट, और इसके अलावा अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो ये एक तरीके का फॉसिल एनर्जी सोर्स है दैट इज़ फॉर्म डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। सो इन दोनों की ब्लेंडिंग की जाएगी, जिससे क्या होगा, बायोगैस ब्लेंडिंग विल हेल्प इन टैकलिंग पोल्यूशन थोड़ा कम होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसका अच्छे से यूज़ किया जा सकेगा, विमेन के लिए हेल्पफुल होगा, और इसी तरह से काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स होंगे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मीजल्स के वैक्सीनेशन पे।
अब डेटा की बात करें तो मीजल्स के केसेस बढ़ते दिखाई दिए गए हैं। अ न्यू रिपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन said measles cases in 2022 have increased by 18% and deaths by 43% globally। 2021 से अगर हम कंपेयर करें ग्लोबली, अगर हम बात करें तो अराउंड 22 मिलियन जो बच्चे हैं उनको उनकी पहली शॉट भी नहीं मिले इन 2022। ठीक है, दे डिड नॉट गेट देयर फर्स्ट मीजल्स शॉट्स इन 2022 और उसमें से अराउंड हाफ ऑफ देम लिव इन 10 कंट्रीज, जिसमें से एक इंडिया भी आता है, where an estimated 1.1 million infants did not get the first dose of the vaccine। ठीक है, एंड अब क्या हुआ, जब पैंडेमिक आया था कोविड से, उससे काफ़ी सेटबैक्स हुए हमारे सर्वेलेंस और इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स में अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन गॉट वल्नरेबल टू डिजीज़ लाइक मीजल्स। क्योंकि हमारा पूरा फोकस कोविड पे चला गया था, तो ये जो बाकी की जो डिज़ीज़ वगैरह होती है या इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उन पे हमारा ध्यान थोड़ा कम हुआ, तो जिसकी वजह से इम्यूनाइजेशन और सर्वेलेंस एफर्ट्स जो थे उसको सेटबैक मिला और मीजल्स के केसेस हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अगर हम मीजल्स की बात करें कि भाई ये होता क्या है, जब से इसकी बात करें, लेकिन हमें अगर ये नहीं पता कि ये क्या है तो कैसे काम चलेगा, राइट। सो इट इज़ अ कंटेजियस डिजीज़ जो कि एक वायरस से होती है और स्प्रेड कैसे करती है, जब भी कोई इन्फेक्टेड इंसान खांसता छींकता है उससे ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है। सो इट इज़ स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेस। एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें काफ़ी कफ होता है, रनी नोज़ होती है, रेड आइज़ हो जाती है, फीवर हो जाता है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे रैशेस हो जाते हैं, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी पे। पहले स्टार्ट होते हैं हेड पे और फिर धीरे धीरे बाकी बॉडी पे भी बढ़ने लगते हैं। ठीक है, एंड मेनली ये चिल्ड्रन को, बच्चों को अफेक्ट करता है और इसकी वजह से काफ़ी जान भी जाती है। इट कॉजेज़ सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। एंड इसे प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि MMR वैक्सीन होती है, उनकी मदद से ही प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड ये जो MMR वैक्सीन होती है तीन डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। एक तो मीजल्स हो गया, एक मम्स हो गया और रुबेला, इसलिए इसका नाम पड़ा M, यहाँ से M आया और M और R। ठीक है, और अगर इसकी 2 डोजेस लग जाए MMR वैक्सीन की तो ये अराउंड 97% इफ़ेक्टिवनेस देती है और अगर 1 डोज हो तो 93% इफ़ेक्टिव होती है। इसके बाद आते हैं हम सूर्य किरण पे। अब सूर्य किरण क्या है, ये एक तरीके की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड नेपाली आर्मी। ठीक है, सो इनकी आर्मी के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसे सूर्य किरण बोलते हैं। उसका 17th एडिशन हुआ होने पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में। एंड ये एक तरीके का एनुअल इवेंट है, हर साल होता है और अल्टरनेटिवली दोनों कंट्रीज़ में कंडक्ट होता है। जैसे एक बार नेपाल में हो गया तो फिर इंडिया में होगा, फिर इंडिया में हो गया तो अगली बार नेपाल में होगा। इस तरह से अल्टरनेटिवली कंडक्ट किया जाता है हर साल। एम इसका है कि ताकि इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जा सके इन जंगल वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन माउंटेनियस टेरेन्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिज़ास्टर रिलीफ। इतना ही नहीं, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, एक्सपीरियंसेस वगैरह को शेयर करते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स ऑपरेशनल प्रोसीजर भी इससे फोस्टर की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें बाकी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को चेयर करेगा इंडिया 2024 में, इसकी वजह से ये न्यूज़ में रहा। इंडिया की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। एंड इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल शुगर सेक्टर। एंड ये अनाउंस कब किया गया, तो 63rd काउंसिल मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की,
जो कि लंदन में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में ही है। तब इसका ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया इसको चेयर करेगा 2024 में। अब इससे होगा क्या कि इंडिया कैन सीक सपोर्ट एंड कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड फोकस ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इंडिया बेसिकली थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। जो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है उसमें भी सपोर्ट मिलेगा। इंडिया अभी थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर यूएसए एंड ब्राज़ील। एंड फोकस ये रहेगा कि जो शुगर के प्रोडक्शन में जितने बाय प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। सो फोकस इज ऑन मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, अंडरलाइनिंग इंडियाज डेडिकेशन टू एनवायरमेंटली कॉन्शियस स्ट्रैटेजीज इन द शुगर इंडस्ट्रीज। सो इसको कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सकता है इस पूरे प्रोसेस को, ये सारी बातें भी इसमें जो है फोकस की जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।